वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम इलास्टिक कोलिजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पहले हमने इलास्टिक कोलिजन को लैब फ्रेम में देखा, ओके, और फिर हमने इलास्टिक कोलिजन को ही सीएम फ्रेम में देखा कि दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखेंगे तो ये इलास्टिक कोलिजन कैसा लगता है, ये हमने कर लिया है, ठीक। अब अगला जो हमारा काम है वो है इनकी टर्म्स को आपस में रिलेट करना, ठीक है। जैसे हमारे पास मास होता है m1 और m2, वो तो चाहे इस फ्रेम से देखो चाहे इस फ्रेम से देखो, मास तो सेम ही रहता है। उसके बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है u1 u2 लैब फ्रेम में, राइट। और जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लेते हैं तो हम लिख लेते थे u1 डैश u2 डैश। ऐसे ही एक लैब फ्रेम में है, ये सीएम फ्रेम है, लैब फ्रेम में है v1 v2 और v1 डैश v2 डैश जो है वो सीएम फ्रेम में वेलोसिटीज हैं, फाइनल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज। और अगर एंगल की बात करो तो हमने देखा था कि जो बॉडीज आपस में टकराती हैं, ऐसे ये टकरा रही है, उसके बाद अगर वहीं से एक अल्फा एंगल पे निकल गई और एक बीटा एंगल पे निकल गई, तो अल्फा एंगल स्कैटरिंग एंगल है m1 बॉडी का लैब फ्रेम में, अल्फा और बीटा, यहाँ पे बीटा है, ये कौन से फ्रेम में है, लैब में। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास में देखेंगे हम तो m1 और m2 ऐसे नहीं होते, यहाँ खुद सेंटर ऑफ मास जो है एक वेलोसिटी से v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता है और उसके विद रिस्पेक्ट टू ये एंगल होता है थीटा, उसके विद रिस्पेक्ट टू m1 बॉडी जो है, जो स्कैटरिंग एंगल है वो होता है थीटा, ठीक है, हो गया। तो अब हमारा जो आर्टिकल जो हमने सीखना है वो हमने सीखना है, पहले यही सीखते हैं दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, मतलब स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम विद स्कैटरिंग एंगल इन सीएम फ्रेम, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। टास्क पता लग गया, तो चलो शुरू करें। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, इसमें क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी फिगर को हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, और ये बॉडीज आई टकराई, ठीक है, एक बॉडी नीचे गई कोई बात नहीं, हम सिर्फ इसे इतना रखते हैं कि जो बॉडी ऊपर गई, स्कैटरिंग एंगल जो यहाँ से जब लैब फ्रेम से देखते हैं तो एंगल कितना है, अल्फा, और यहाँ से v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के विद रिस्पेक्ट टू इसका एंगल है थीटा और वेलोसिटी है v1 डैश, और जबकि इसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है v1। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं तो इसमें जो है वो इस तरह से तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर v वेक्टर इस तरफ है, एक v1 वेक्टर इस तरफ है और एक v1 डैश वेक्टर इस तरफ है। ये एंगल जो है ये थीटा है और ये एंगल जो है ये अल्फा है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो समझ लो काम खत्म हो गया। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो फिर बात हो गई बस। डायग्राम से देखो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सीएम फ्रेम, है ना, ये लिख सकते हैं हम, ओके, लिख सकते हैं। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट्स बना लो, इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे और इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे। यहाँ पे एंगल अल्फा
तो ये कंपोनेंट होगा V1 cos अल्फा, यह यहाँ पे एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा V1 डैश cos थीटा। ओके, तो हम अगर x एक्सिस पे देखें, हम अगर x एक्सिस पे देखें तो कंपोनेंट्स कैसे होंगे? V1 का कंपोनेंट x एक्सिस पे है V1 cos अल्फा, V1 cos अल्फा इज इक्वल टू V1 डैश का कंपोनेंट है V1 डैश cos थीटा, V1 डैश cos थीटा, और सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट है पूरी की पूरी वेलोसिटी यानी कि v। ओके, और अलोंग अगर y एक्सिस देखें, अलोंग y एक्सिस तो क्या होगा? इसका कंपोनेंट भी y एक्सिस में होगा साइन अल्फा, और इसका कंपोनेंट होगा v1 डैश साइन थीटा, और इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है y के अलोंग, सिर्फ v है, तो यहां पे हो जाएगा v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू v1 डैश साइन थीटा। इज इट ओके? सिंपल इक्वेशन है, चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2/1 कर लो, 2 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कितना होगा? v1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय v1 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय v1 डैश cos थीटा प्लस v। इज इट ओके? चल जाएगा काम। v1 से v1 कट गया, ये क्या बन गया? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? v1 डैश कटेगा नहीं पर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस v अपॉन v1 डैश, v अपॉन v1 डैश, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है एक तरह से। ठीक है, इसमें हम अभी और कुछ सीखेंगे। लेकिन एक बार के लिए ये रिजल्ट आ गया। अच्छा चल, अब एक काम और करते हैं, v और v1 डैश निकालते हैं, v और v1 डैश। तो v आपको पता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वो होती है m1 v1 प्लस, नहीं इनिशियल वेलोसिटी से लेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लैब फ्रेम में m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और हमने क्या माना था? हमने माना था u2 को 0, यानी कि v हो गया m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और v1 डैश क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, वो इक्वल थी, हमने निकाला था u1 डैश के इक्वल। फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल थी। लास्ट आर्टिकल में हमने सीएम फ्रेम वाले आर्टिकल में हमने सीख लिया था। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल थी? ये इक्वल थी m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इसके इक्वल थी। और ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को, तो v अपॉन v1 डैश किसके इक्वल आएगा? डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, u1 सेम है, कट जाएगा, और ये बच जाएगा m1 अपॉन m2, m1 बाय m2। देख लो, कोई दिक्कत वाली बात लगती है? अगर कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो बताओ। और फिर अगर ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन में, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू
साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक चल रहा है सब, आराम से आ गया ये रिलेशन। ओके, तो बाकी हम इरेज भी कर सकते हैं। अब नीचे वाला जो है इसको इरेज कर देते हैं ताकि कोई और किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब इसे बस ये खत्म हो गया, ये फाइनल रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, रिलेशन आ गया बिटवीन अल्फा एंड थीटा। अल्फा एंड थीटा में ये रिलेशन है। अब स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस, दो स्पेशल केसेस देखेंगे बस। तो पहला स्पेशल केस है वही वाला जो हर बार लेते हैं, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों बॉडीज इक्वल मास की हैं, इक्वल टू m मान लो। तो m1 बाई m2 क्या हो जाएगा 1। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, ओके। अच्छा, इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ एंगल हाफ कर दो, ठीक है ना। आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें मेन चीज ये है कि जितना भी एंगल यहाँ पे है उसका आधा लेना होता है, उसका आधा लेना होता है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इतना आ गया। ओके, चलो, और अपॉन में क्या है, इसे भी cos 2 थीटा मान लेंगे, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये -1 उधर लेके जाओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और क्योंकि यहाँ 2 थीटा नहीं है, एंगल थीटा है, तो एंगल हाफ कर दो, और ये ऊपर नीचे एक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास बच जाएगा tan थीटा बाई 2, और उससे हमें मिलेगा कि स्कैटरिंग एंगल इन लैप फ्रेम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। Scattering angle in lap frame is equal to half of the scattering angle in center of mass frame। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज है, एक और अच्छी चीज है, अगर मैक्सिमम बैक स्कैटरिंग देखें तो वो कितनी हो सकती है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मैक्सिमम वो कितना वापस आ सकता है, यहां से चला और मैक्सिमम वापस ही आ गया। ठीक है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 180 डिग्री हो सकती है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो इसका मतलब अल्फा जो है वो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। लैप फ्रेम में मैक्सिमम स्कैटरिंग कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैक्सिमम स्कैटरिंग है 180 डिग्री। और ध्यान रहे, ये सिर्फ तब वैलिड है जब दोनों मासेस इक्वल हैं, दोनों मासेस इक्वल हैं। अगर एक का मास कम एक का ज़्यादा हुआ फिर ये रिलेशन नहीं वैलिड, फिर ये रिलेशन नहीं वैलिड। लेकिन अगर दोनों का मास बराबर है तो फिर आप ले सकते हो कि लैब फ्रेम में जो स्कैटरिंग एंगल है वो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, एक और स्पेशल केस कर लो, एक और सिंपल सा स्पेशल केस कर लेते हैं। मान लेते हैं m2 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है m1 से। ये ऐसा ही है जैसे कोई बॉल किसी दीवार से जाके टकराती है वापस आ जाती है, तो m2 बहुत बड़ा है, m1 छोटा सा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, m1 बाई m2 नेग्लिजिबल, यानी कि m1 बाई m2 इतना बड़ा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा
इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो अगर आपने मासेस एक का बड़ा एक का छोटा लिया, ऐसे लिया, तो फिर एंगल इक्वल भी हो सकते हैं। लैब फ्रेम में भी वैसे ही स्कैटरिंग होगी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी वैसे ही स्कैटरिंग होगी। लेकिन अगर आपने मासेस बराबर ले लिए तो फिर इनमें ये वाला रिलेशन आएगा। दोनों रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक आर्टिकल हो गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम, स्कैटरिंग एंगल इन सीएम फ्रेम से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, चलो इसमें हम एक और सीखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक और, कि दूसरी तरफ जो बॉडी जाती है, अगर मैं इसे यहां से इसे डिलीट कर दूं, इसे निकाल दूं, तो बाकी चीजें तो चलो सेम ही है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें अगर एक और होता है कि जो M2 बॉडी जाती है वो यहाँ पे किस एंगल पे जाती है, वो जाती है M2 बॉडी एंगल बीटा माना था हमने, बीटा एंगल, और इसके विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो यहाँ पे बॉडी मान लो, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस केस को कैसे करना है, बीटा और थीटा में क्या रिलेशन है, वो भी हम देख सकते हैं आगे, वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला काम था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, वो हमने कर लिया है। आज के समाचार समाप्त हुए, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। तब तक के लिए आप ये अच्छे से करके, इसमें कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है।